पृथ्वी से 368 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक अंतरिक्ष यात्री को कुछ अनोखा नजर आता है। ये कोई कुदरती चीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पास से एक बहुत ही अजीब चीज उड़ती देखी है। मिशन के इस चरण में ये एक तरह का धक्का है। अंतरिक्ष में चलते समय आप बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं, क्योंकि उस समय आप एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में होते हैं। ये पृथ्वी की कक्षा में चाओ का चौथा और आखिरी सफर था। ये बात कई स्तरों पर रोमांच और तनाव दोनों देती है, क्योंकि आप अपने आखिरी सफर के दौरान कोई गड़बड़ नहीं करना चाहते, इसीलिए तो सब आपको याद रखते हैं। कॉस्मोनॉट सालिजान शारीपोव चाओ के साथ काम करते हैं। इन दोनों लोगों की जिंदगी 1 इंच मोटे सिर्फ उस केबल पर निर्भर करती है जो इन्हें अंतरिक्ष में भटकने से बचाए रखता है। अगर ये केबल खुल जाए और आप उड़ते हुए स्टेशन से दूर हो जाएं, तो समझिए खेल खत्म। चाओ 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार पर पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे और आगे जो कुछ हुआ उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अचानक मैंने ऊपर देखा तो 5 लाइट नजर आईं और वो नजदीकी ही उड़ रही थी। और उन्होंने बताया, वाओ, अभी मैंने अपने सामने 5 लाइटों की एक फॉर्मेशन देखी है। 4 लाइटें एक लाइन में थी। उनमें से एक लाइट बाकी 4 से थोड़ी अलग थी। मेरी सांस जैसे मेरे गले में अटक गई और वो लाइटें स्टेशन के पास से उड़ती हुई निकल गई। चाओ ने फौरन मिशन कंट्रोल को कॉल किया। नासा इंजीनियर जेम्स ओबॉग स्पेस वॉक पर नजर रखे हुए थे। जब भी आप अंतरिक्ष में कोई अजीब चीज देखते हैं तो आप डर जाते हैं, आपके जान को खतरा हो सकता है। मैं अपने क्रू के सदस्य सालिजान से कहा, सालिजान, तुमने वो लाइटें देखी? तुमने उन्हें उड़ते हुए देखा? लेकिन इस रूसी अंतरिक्ष यात्री का चेहरा लाइट से उल्टी दिशा में था और उन्होंने कुछ नहीं देखा। यहां तक कि स्पेस स्टेशन पर लगे कैमरे भी ये दृश्य नहीं देख पाए। लेकिन इस घटना ने नासा के पूर्व इंजीनियर जेम्स स्मिथ का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचा। उन्होंने चाओ के साथ हुए हादसे के समय वाले सैटेलाइट तस्वीरों को ढूंढ निकाला और उन्हें एक ऐसी तस्वीर मिल भी गई जिसमें उसी इलाके में 4 या 5 लाइटें एक कतार में थी, जहां से कुछ 1 घंटे पहले ही कायो ने उड़ान भरी थी। इस तस्वीर से चाओ की इस बात की पुष्टि हो गई, तो आखिर उन्हें क्या दिखा था? स्मिथ ने सैटेलाइट के रास्ते के रिकॉर्ड को छानना शुरू किया, यहां तक कि मिलिट्री और एयरफोर्स एक्सरसाइज के रिकॉर्डों को भी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर स्मिथ ने जमीन से जुड़ी गतिविधियों की तरफ अपना ध्यान घुमाया। कमर्शियल फिशिंग फ्लीट्स रात में मछली पकड़ने के लिए ढेर सारी रोशनियों का इस्तेमाल करते हैं। स्मिथ को लगा कि कहीं चाओ ने इन्हीं रोशनी को तो नहीं देखा था। कटल फिश या अन्य प्रकार के स्क्विड को बेहद चमकदार रोशनियों की मदद से पकड़ने के लिए ये लोग समुद्र में निकल जाते हैं और ये रोशनियां बाहर ही अंतरिक्ष से नजर आती हैं। ये जहाज तट के पास एक लाइन में खड़े हुए थे और यही कारण है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से ऐसा लगा जैसे वो उड़ रहे हों। चाओ ने स्मिथ की थ्योरी को मान लिया, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि भविष्य में किसी दूसरे ग्रह के वासियों से संपर्क हो सकता है। मुझे कोई शक नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। बस शक इस बात का है कि मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अभी तक खोज पाए हैं। किसी दूसरे ग्रह के जीवों से सामना होने से पहले इंसान अंतरिक्ष में कितनी दूर तक सफर करेगा? नई खोजों से पता चला है कि दूसरे ग्रह के वासी हमारे अंदाजे से हमारे कहीं ज्यादा करीब हो सकते हैं। पृथ्वी से 80 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक बर्फीली दुनिया में कहीं लाल रंग वाले इन रहस्यमयी लाइनों में जीव तो नहीं रह रहे। यूरोपा पर मौजूद पर्यावास भी पृथ्वी पर नजर आने वाले पर्यावासों जैसे ही हो सकते हैं। ये छोटे चंद्रमाओं पर मौजूद हो सकते हैं। हमने तमाम सूचनाओं की जांच पड़ताल कर ली है। सन 1995 गैलीलियो एक और एक दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। सुरक्षित उड़ान भरें। गैलीलियो प्रोब जुपिटर का लेखा जोखा लेता है, लेकिन गैस से बना यह विशाल ग्रह ही नासा का लक्ष्य नहीं है। गैलीलियो इस ग्रह के चंद्रमाओं की भी खोजबीन कर रहा है, विशेषकर यूरोपा की।
इस चंद्रमा की बर्फीली सतह पर लाल रंग वाली नाड़ियां इधर से उधर फैली हुई दिखी। इनमें से कुछ पृथ्वी पर मौजूद फ्री वेज से मिलती जुलती लग रही थी, कुछ अन्य बिल्कुल मंगल की उस लाल खरपतवार जैसी हैं जो H.G. वेल्स के वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में पृथ्वी का दम घोटती नजर आती हैं। खून के रंग वाली इन पट्टियों की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिकों को पक्के तौर पर कुछ मालूम नहीं है। हम दरअसल यूरोपा के पर्यावरण के बारे में बहुत सारी बातें नहीं जानते हैं। सन 2001 नासा के वैज्ञानिक ब्रायन डाल्टन ने यूरोपा की लाल लाइन वाली इस पहेली पर अपना ध्यान जमाया। ये अजीब सा लाल रंग किसी जंग जैसा लगता है, लेकिन साथ ही मुझे ये कुछ चिपचिपा सा भी लगा। फिर अचानक हमें ये ख्याल आया कि हमने पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव रूप देखे हैं जिनका रंग लाल और बादामी होता है, तो फिर यूरोपा पर इस रंग के माइक्रोब क्यों नहीं हो सकते? डाल्टन ने यूरोपा पर मौजूद इन कटाओं के इंफ्रारेड केमिकल सिग्नेचर की पैमाइश की और उनकी तुलना येलोस्टोन नेशनल पार्क के गर्म पानी के फव्वारों में रहने वाले जीवों के नमूनों से की। अगर नतीजा सकारात्मक निकलता तो इसका मतलब था कि हमें किसी और ग्रह पर जीवन मिल गया है। हम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से इंफ्रारेड वाले जिस हिस्से को देख रहे थे, अगर वो पृथ्वी वाले नमूने से काफी हद तक मेल खा जाता तो क्या हमें पता न चलता? हमने यूरोपा पर जो कुछ भी देखा था वो जीवन से जुड़ा हो सकता था और इसका बहुत अच्छी तरह मेल खाना डरावना था। लेकिन डाल्टन के विश्लेषण से हर कोई सहमत नहीं है। ये पट्टियां लाल हैं और इसका मतलब है कि इसमें कोई खास किस्म का केमिकल मौजूद है, और कहा यह जा रहा है कि इन पट्टियों के लाली के पीछे मौजूद वजह शायद गंधक है। डाल्टन की बात को सही साबित करने के लिए नासा को इस चंद्रमा की चिपचिपे पदार्थ से भरी दरारों में जीवन की रचना करने वाले तत्व खोजने होंगे। वो तो पहले ही सबसे बुनियादी चीजों की खोज में जुट गया है, यानी तरल पानी। अगर पानी मिल जाए तो ये इस बात की पहली संभावना हो सकती है कि वहाँ जीवन मौजूद हो सकता है। कमाल की बात तो यह है कि 2 दशकों की निगरानी के दौरान नासा को मिले आंकड़ों से यह पता चलता है कि इस चंद्रमा की बर्फीली पपड़ी के नीचे पानी का एक विशाल सागर बहता है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जुपिटर के बर्फीले उपग्रह पर तरल पानी मिलने की उम्मीद की होगी। उस समुद्र में पृथ्वी पर मौजूद पानी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। सन 2013 में जब नासा की हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के गर्म पानी के फव्वारों से पानी निकलता देखा तो इस सिलसिले में और सबूत मिल गए। वहां पानी 4 अरब साल से मौजूद है, तो क्या इससे वहां जीवन पनपा होगा? हाँ, ऐसा हो सकता है। यूरोपा पर मौजूद स्थितियों में मानव जीवन कायम नहीं रह सकता, लेकिन नासा के क्रिस मैके को ऐसे जीवों को खोजने के लिए इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है जहां वो पनप सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल पृथ्वी के कुछ सबसे चरम पर्यावरणों में जिंदा रह सकते हैं। एक्सट्रीमोफाइल ऐसे जीव हैं जो उन पर्यावरणों में रहते हैं जहां शायद इंसान नहीं रहना चाहेंगे, जो हमें चरम महसूस होंगे। एक्सट्रीमोफाइल तो अपने माहौल को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये नमक का रंग हरा कर देते हैं और यूरोपा पर मौजूद दरारों की तरह ये खून जैसी लाल पट्टियों की रचना कर सकते हैं। तो यूरोपा में जीवन कुछ ऐसा ही लग सकता है जैसा कि पृथ्वी पर इन जगहों में नजर आता है। यूरोपा की सतह पर जीवन का मौजूद रहना मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस चंद्रमा के समुद्र जीवन के फलने फूलने के लिए एक बेहतर जगह है। इस समुद्र में पूरी तरह से अंधेरा है। यहाँ रोजाना घुप अंधेरा रहता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, पर वहाँ डीप सी वेंट्स हो सकते हैं। ये समुद्र के तली में मौजूद दरारें होती हैं जिनमें से गर्मी बाहर निकलती रहती है, और यहाँ पृथ्वी पर उस गर्मी, उस केमिस्ट्री के बल पर जीव जिंदा रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि जीव रूपों के समुद्र की तली में रहने वाले जीव रूपों से काफी मिलते जुलते हो। सिर्फ देखकर तो हम बहुत कम खोजबीन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा अगला कदम ये होगा कि हम किसी को वहां पे भेजेंगे। वो उस पपड़ी में खुदाई करेगा और फिर पानी तक पहुंचेगा। जुलाई सन 2013 गोडार्ड स्पेस सेंटर नासा की सोहो सोलर ऑब्जर्वेटरी का मुख्यालय। इसका मिशन है हमारे धधकते सितारे पर नजर रखना। सोहो प्रोजेक्ट नई घटनाओं के सिलसिले में एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है जिनका पृथ्वी पर असर पड़ सकता है। सैटेलाइट फीड की निगरानी करने वाले वैज्ञानिकों ने कुछ अजीब देखा।
एक बड़ी सी छाया सूर्य के सामने से गुजर रही थी। यह था 8 लाख किलोमीटर चौड़ा एक सुराख। नासा इस खतरे का आकलन करने के लिए जूझ रहा था और इन अजीब तस्वीरों को लेकर ढेर से अनुमान शुरू हो गए। ये अजीब चीज थी। हमें नहीं पता था कि सूर्य के सामने मौजूद ये चीज असली थी या नकली। जैसे परग्रहवासियों ने सूर्य की सतह को खुरच डाला था। खैर, वजह जो भी थी, इसके नतीजे हमारे लिए बहुत गंभीर हो सकते थे। अगर सूर्य की गर्मी में केवल 7% की गिरावट भी आ जाए तो भी पृथ्वी एक और हिमयुग की चपेट में आ सकती है। नासा की सैटेलाइट फीड में यह अजीब सा काला खालीपन साफ नजर आ रहा था, लेकिन बाहर से सूर्य पहले की ही तरह खूब चमक रहा था और सिर्फ आंखों से यह सुराख नजर नहीं आ रहा था। तो हम पृथ्वी पर सामान्य जिंदगियां गुजार रहे हैं और वहां सूर्य पर तबाही की फिल्म चल रही है। इस सुराख के बारे में और जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सैटेलाइट की मदद ली जो सूर्य के वायुमंडल में मौजूद बेहद गर्म गैसों की तस्वीर लेता है। इसके हाईटेक कैमरे वो भी देख पाते हैं जो इंसान नहीं देख पाते, यानी ऐसी चीजें जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में ही नजर आती हैं। और अचानक से ये सुराख अलग तरह का नजर आने लगा। जो इलाका अंधेरे वाला और खाली लग रहा था, दरअसल वो ऐसी गैसों से भरा था जो हमारे आसपास दिखने वाली गैसों के मुकाबले ज्यादा ठंडी है। यानी ये विशाल छाया सूर्य के वायुमंडल में मौजूद एक ठंडा धब्बा है। ठंडे पैच की बात करें तो हमारा मतलब अलास्का जैसी नहीं है। इसका तापमान तब भी 10 लाख डिग्री होता है। सोलर साइंटिस्ट इन ठंडी इलाकों को कहते हैं कोरोनल होल्स। कोरोनल होल्स ऐसी जगह होते हैं जहां मटेरियल बचकर पहुंचता है और फिर अंदरूनी प्लैनेटरी मीडियम तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों को यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि ये कोरोनल होल्स एक ऐसी जगह हो सकता है कि अपनी सौर कणों से पृथ्वी को तबाह कर दे। ये विशाल कोरोनल होल पूरे अंतरिक्ष में अवेशित कणों को फैला रहा है और अगर धरती इसके रास्ते में पड़ जाए तो उस पर सौर तूफान आ सकता है। कोई सौर तूफान सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली ठीक से काम नहीं करेगी और कई बार ऐसा ही हो भी चुका है। ये हकीकत है, ये कोई काल्पनिक चिंता नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मामला गंभीर होगा। सूर्य की खतरनाक बीम 24 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करती है और इसे पृथ्वी तक पहुंचने में 58 घंटे लगेंगे। इसका पृथ्वी पर पहुंचने पर सबसे पहले ऑरोरा बोरियालिस में एक कमाल का लाइट शो नजर आएगा। कारण ये है कि हमारी ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र लगातार बरस रहे इन कणों की ऊर्जा को जज करके हमें बचाने की कोशिश करेगा। 20 जुलाई सन 2013 वैज्ञानिकों को इस सुराख का पता लगाए 2.5 दिन बीते थे कि उत्तर के आकाश में चमकते दमकते रंग नजर आए। तो क्या ये पूरी दुनिया के पिघल जाने की शुरुआत हो सकती थी? ये हैरत अंगेज डिस्प्ले 2 दिन तक जारी रहा, उसके बाद धीमा पड़ गया। वैज्ञानिकों को यह जानकर राहत मिली कि यह तूफान एक खूबसूरत लाइट शो से ज्यादा कुछ नहीं था। फिलहाल तो पृथ्वी सस्ते में छूट गई, लेकिन अगली बार शायद हम इतने किस्मत वाले ना रहे। सूर्य काफी तनक मिजाज हो सकता है और ये एक दुश्मन भी साबित हो सकता है। आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन इस बड़ी सी केसरिया रंग की गेंद के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। अज्ञात का सामना होने पर फिजिक्स से जुड़ी इंसान की जानकारी हमें राहत देती है, लेकिन अंतरिक्ष में कुछ और ही तरह के नियम चलते हैं। एल सेंट्रो कैलिफोर्निया एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर बिल यंग तारों पर नजर रखने वाले चुनिंदा समूह में से एक के सदस्य हैं और उनके जिम्मे एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। बिल यंग एरिजोना में रहने वाले एस्ट्रोनॉमर हैं, जिन्होंने पृथ्वी के नजदीक वाली ऐसी चीजों पर नजर रखने का काम संभाला है जो हमारे लिए कोई खतरा बन सकती हैं। सितंबर सन 2002 में
बिल यंग ने पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ऑर्बिट में एक चमकदार चीज देखी जिसने सबको चौंका दिया। ये चीज दरअसल अपनी रफ्तार की वजह से बहुत ही स्पष्ट और अनूठी लग रही थी। ये बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और ये रफ्तार बहुत कुछ पृथ्वी की रफ्तार जैसी ही थी। ये चीज किसी अंतरिक्ष यात्री के हाथ से छूट गई किसी औजार से भी बड़ी थी, सैटेलाइट से भी बड़ी। तो ये थी क्या? इस रहस्यमय चीज का व्यास 18 मीटर से भी ज्यादा था और ये चीज पृथ्वी के करीब चक्कर लगा रही थी। बिल यंग ने फौरन इस चीज के बारे में सरकार को बताया। सबसे पहले इसे एक एस्ट्रॉइड माना गया। नासा किसी एस्ट्रॉइड के असर से जुड़ी खतरे को बहुत गंभीरता से लेता है। एस्टेरॉइड की अहमियत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो कभी कभार हमारे ग्रह की काफी सतह को बर्बाद कर सकता है। एस्टेरॉइड करीब 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सफर करते हैं और ये एक जबरदस्त गति है। अब अगर किसी चीज का मास बड़ा हो तो उससे काफी काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। शायद ऐसी ही एनर्जी ने डायनासोरों को मारा हो। लेकिन एस्ट्रॉइड JOO2E3 किसी एस्ट्रॉइड की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। ज्यादातर एस्ट्रॉइड मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच वाली पट्टी में एक सी रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये रहस्यमय चीज ऐसा नहीं कर रही थी। इसने पृथ्वी का चक्कर काटा, फिर परे हो गई। इसने सूर्य के भी कई चक्कर काटे और फिर वापस आ गई। अब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस मामले की छानबीन करने लगी। हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल उठा कि क्या ये कोई कुदरती चीज है या ये कुछ और ही है, कोई ऐसी चीज जिसे हम नहीं समझते थे। उन्होंने हवाई द्वीप में लगे इंफ्रारेड टेलीस्कोप का मुंह इस चीज की तरफ मोड़ा ताकि इसे करीब से देख सकें। जब शुरुआती आंकड़े हम तक पहुंचे तो हमने इस पर नजर डाली और मैं सोचने लगा, ओहो, हमने तो ऐसी अजीब चीज पहले कभी नहीं देखी। फिर हमने स्पेक्ट्रम को देखा तो वो बेहद रंग बिरंगा था। इस मजेदार गड़बड़ी में वैसे ही रंग नजर आ रहे थे जैसे किसी इंडस्ट्रियल पेंट के होते हैं। ये चीज कोई प्राकृतिक एस्ट्रॉइड नहीं थी। हमने तो पहले कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। ये पेंट था, ये एस्ट्रॉइड नहीं हो सकता था। कोई भी ज्ञात प्राकृतिक चीज पेंट से ढकी नहीं होती है, लेकिन जब नासा ने ये जांच की कि अंतरिक्ष के उस इलाके में इंसान का बनाया कोई सैटेलाइट तो मौजूद नहीं था, तो जवाब ना में मिला और इससे एक डराने वाली संभावना पैदा हो गई। इस बारे में जरा ये सोचिए, हम जासूसी सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं। ये चीज पृथ्वी का चक्कर लगा रही थी, तो क्यों ना माने कि कोई परग्रही सभ्यता भी जासूसी उपग्रह इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन ये थ्योरी नासा के जिम ओबर्ग के गले नहीं उतरी। उन्होंने पेंट वाले सबूत की और जांच पड़ताल के बारे में कहा। पेंट ही सुराग है, पेंट ही सबूत है। 18 मीटर लंबी इस चीज की पूरी सतह के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड से ढकी थी। ये चीज पेंट को सफेद बनाती है, यानी नासा मशीनों का रंग। 3, 2, 1, 0 सारे इंजन चल रहे हैं। लेकिन अगर ये किसी रॉकेट का कोई हिस्सा था तो बहुत अजीब जगह पर था। सवाल था ये वहां पहुंचा कैसे? नासा ने सारी कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उसे एक मुमकिन वजह पता चली। ऑर्बिट के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर भी कि इस चीज पर पेंट मौजूद था, हम अतीत में पीछे लौटकर ये तय कर पाए कि ये चीज क्या थी। ये दरअसल सैटर्न V रॉकेट का तीसरा चरण था जो अपोलो 12 को चांद पर ले गया था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स कॉनरेड बीन और गॉर्डन गए थे। एस्ट्रोनॉट एलन बीन सैटर्न 5 की उस यात्रा को याद करते हैं। मैं पृथ्वी पर कई व्हीकलों में बैठा हूँ, विमानों में भी बैठा हूँ, लेकिन जैसी थतराहट मुझे सैटर्न 5 में महसूस हुई और कहीं नहीं हुई। इसमें 75 लाख पाउंड का थ्रस्ट होता है। यह सच है कि पृथ्वी पर इससे ज्यादा बड़ा और ताकतवर इंजन आज तक बना ही नहीं है। नासा का कहना है कि चांद की तरफ जाने वाला ये पुराना रॉकेट किसी तरह अपने रास्ते से भटककर वापस पृथ्वी की परिधि में आ गया। ये इस तरह तैरते रहते हैं,
लेकिन आप इस बारे में चिंता नहीं करते। नासा ने इस मामले की फाइल बंद कर दी, लेकिन कुछ लोगों के गले ये बात नहीं उतरी। सिग्नस X1 से निकलने वाले अजीब सिग्नल तबाह करने वाली किसी ऐसी परग्रही टेक्नोलॉजी का सबूत नहीं है जो पृथ्वी से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हो, लेकिन एक एस्ट्रोनॉट ने पृथ्वी के नजदीक ही एक परेशान करने वाली चीज को फिल्माया है जो नॉर्दर्न लाइट्स में मंडरा रही थी। तो क्या ये उनसे हमारा पहला संपर्क है? किसी चीज ने पृथ्वी के वायुमंडल पर हमला कर दिया है। लग रहा था जैसे ये कोई क्राफ्ट हो। ये चीज स्टार ट्रेक स्टारशिप एंटरप्राइज जैसी लग रही थी। ये ऑरोरा बोरेलिस यानी नॉर्दर्न लाइट्स के बीच मंडरा रही थी। मुझे लगता है कि कोई हम पर नजर रख रहा है। ये इंटेलिजेंस लाइफ और उसके संपर्क की दिशा में पहला कदम है। क्या ये वाकई पहला संपर्क है या देखने वाले की नजर का धोखा है? सन 2006 में 13वां क्रू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचा। अगले 6 महीने के दौरान उन्होंने करीब 3000 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। नासा के एस्ट्रोनॉट और फोटोग्राफर जेफ विलियम्स ने हर चीज की तस्वीरें खींची, चाहे स्टेशन के अंदर की जिंदगी हो या रेगिस्तान, ज्वालामुखी, पृथ्वी पर मौजूद मौसम प्रणालियां और साथ ही दुनिया की सबसे ऊपरी हिस्से में नजर आने वाला दिलचस्प लाइट शो। हमें अंतरिक्ष से कौन सी सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है? ऑरोरा। जब भी हम ऑरोरा के नजदीक पहुंचते हैं, सब लोग अपना काम छोड़कर खिड़की के पास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब जेफ विलियम्स ऑरोरा की तस्वीरें खींचते हैं तो वो सिर्फ इसके अंदरूनी रोशनी को ही कैद नहीं करते, वो तो विज्ञान कथा का हिस्सा लगने वाली एक चीज की भी तस्वीर ले लेते हैं। ये हमारे ऑरोरा में पार्क हुए एक स्पेसक्राफ्ट जैसा लगता है। कमाल की चीज है। कोई स्टारशिप इत्तेफाक से ही नॉर्दर्न लाइट्स के ऊपर आसमान में नहीं मंडराएगा। अरोरा बोरियलिस दरअसल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक घटना है। क्या ये मुमकिन है? मुझे लगता है मुमकिन है कि ये क्राफ्ट वायरलेस तरीके से ऑरोरा बोरियलिस के अंदर से ईंधन ले रहा हो। और अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जा का एक स्रोत है। उन्हें हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन परग्रहवासी कर सकते हैं। अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में कोई गड़बड़ी होती है तो वो अगर इसकी स्थिरता को प्रभावित करती है तो वो खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक खूबसूरत लाइट शो ही नहीं है, ये ताकत के ऐसे पैटर्न हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से पैदा होते हैं। ये उन चार्ज पार्टिकल से हमारे ग्रह को बचाते हैं जो सौर धमाकों की वजह से अंतरिक्ष में दौड़ते रहते हैं। अगर पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड नाकाम हो जाए तो हम पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य से आते तमाम रेडिएशन को झेलना पड़ेगा। अगर हमारे ग्रह के इर्द गिर्द इन चार्ज पार्टिकल्स को ध्रुवों तक पहुंचाने वाला मैग्नेटिक फील्ड ना हो जहां इन कणों से खूबसूरत ऑरोरा बनता है, तो हम पृथ्वी की सतह पर मुश्किल में पड़ जाएंगे। सोलार फिजिसिस्ट को ये नहीं लगता कि ये परग्रही वासियों की तरफ से पृथ्वी की तरफ भेजा गया एक यान है। ये कोई स्टारशिप नहीं है। इसे स्टारशिप बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। शायद किसी कॉस्मिक रे की वजह से कैमरे के डिटेक्टर को नुकसान पहुंचा होगा। ऐसा लगता है कि इस तरह की शानदार चीजों को कॉस्मिक रेस कहकर दरकिनार कर दिया जाता है। हमने एक पल के लिए जो चीज देखी थी वो क्या हो सकती थी? इसे कॉस्मिक किरणें तो बताना बहुत आसान सी बात है। कोई नहीं जानता कि ऑरोरा पर मंडराने वाली चीज एक स्टारशिप ही थी, लेकिन ये पलक झपकते ही गायब हो गई। शायद इसने अपना मिशन पूरा कर लिया था और ये अपने ग्रह लौट गई। मेरी परवरिश विज्ञान कथाएं पढ़ते हुए हुई, तो मैंने जब तस्वीर में इस छोटे से धब्बे को देखा तो मुझे लगा कि शायद हम पर कोई नजर रख रहा है। लेकिन तभी मेरे अंदर का वैज्ञानिक जागा और उसकी वजह ढूंढने लगा। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसी बातों पर भरोसेमंद वजह मिल ही जाए। और ऐसे याद आते हैं पुराने मजेदार किस्से कहानियां।
बीती सदियों में जब खोजी अपने सफर से लौटते थे तो अपने साथ अजीबो गरीब जीवों की मजेदार कहानियां भी लेकर आते थे। और अब सैकड़ों सालों बाद अंतरिक्ष के खोजी भी ऐसी चीजों को देखते हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। एटलांटिस एक गोपनीय शटल मिशन के एक महत्वपूर्ण पल के दौरान एक बाधा पैदा हो गई। अचानक पहले जो एक चीज नहीं थी वो वहां आ गई। अंतरिक्ष में एक अजीब सी चीज उड़ती दिखाई पड़ी। वो सांप की तरह चल रही थी। क्या हमारे वायुमंडल के ऊपर भी जीव जंतु रहते हैं? उसकी पूंछ वहां थी, ठीक वहां। पृथ्वी से 368 किलोमीटर ऊपर। अब आपको मनोवर 2 शुरू करना है। स्पेस शटल अटलांटिस गुप्त रूप से अंतरिक्ष में काम कर रही थी। एस्ट्रोनॉट स्टोरी मस्ग्रेव ने एक गोपनीय सैनिक उपग्रह तैनात किया। ये एक इंफ्रारेड सैटेलाइट था, बहुत ही ताकतवर। इसमें रॉकेट लॉन्च का पता लगा सकने वाला इंफ्रारेड कैमरा था। लाखों डॉलर लागत की इस जासूसी सैटेलाइट को रिलीज करने के बाद ये ठीक लग रहा है? स्टोरी ने आखिरी बार इस पर नजर डाली। मैं सीधा उसके पिछले हिस्से को देख रहा था, लेकिन तभी अचानक वहां न जाने कहां से एक चीज आ गई। अचानक एक चीज वहां आ गई जो पहले वहां नहीं थी। ये एक सांप जैसी कोई चीज थी जिसकी लंबाई 2 मीटर से थोड़ी ज्यादा थी। स्टोरी इस चीज को अंतरिक्ष में मंडराते देखते रहे। वो चीज अपने बलबूते पर आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, उस दिशा में, और उसका पिछला हिस्सा वहां था, ठीक वहां पर। इस अजीब और कुलबुलाती सी चीज ने नासा को भी चौकन्ना कर दिया। जिम ओबर्ग ने इस वीडियो की फुटेज की जांच की और इसकी कोई ताकीर वजह ढूंढने लगे। हम जानते हैं कि शटल से टूटकर अलग होने वाली ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। ये टाइलों के बीच में मौजूद इंसुलेशन के टुकड़े हो सकते हैं, ये पेलोड पर मौजूद स्ट्रैप डाउन हो सकते हैं, और इन पेलोड को लगाने के लिए जो मुख्य प्रणालियां होती हैं उनमें भी ऊपर की तरफ उछलने वाली कुछ चीजें मौजूद होती हैं। टेक ऑफ से पहले शटल के हर नट बोल्ट की बहुत ध्यान से जांच की जाती है, इसलिए नासा का मानना था कि किसी गुमशुदा हिस्से की पहचान करके इस रहस्य को सुलझा लिया जाएगा। मेन गियर टच डाउन। लेकिन जब स्टोरी ने शटल के उतरने के बाद उसकी प्रणालियों की जांच की तो रहस्य और गहरा हो गया। पृथ्वी पर उतरने पर यह यान एकदम सामान्य था। ऐसी कोई भी चीज गायब नहीं थी जो गायब नहीं होनी चाहिए थी। मुझे कोई जवाब नहीं मिला। अगर ये इंसान की बनाई कोई चीज नहीं थी तो फिर कुछ और भी हो सकती थी। स्टोरी मस्ग्रेव अंतरिक्ष में मौजूद जीवन की संभावना से इनकार नहीं करते। अंतरिक्ष अपने आप में कोई बेरहम जगह नहीं है, सिर्फ इंसान को ऐसा लगता है। बस ये इंसान के रहने योग्य जगह नहीं है। जीवन शक्तिशाली है। ये सभी तरह के माहौल में पैदा होता है, पनपता है और बना रहता है, और मुझे लगता है जीवन हर कहीं है। हाल ही में पृथ्वी के सबसे दुश्वार माहौलों में भी जीवों के मिलने से स्टोरी की इस उम्मीद की पुष्टि होती है। कहने का मतलब ये है कि जीवन हमें हर तरह की अजीबोगरीब जगहों में मिला है। ये चट्टान में बेहद ऊंचे तापमान पर बहुत ज्यादा दबाव वाली जगहों पर भी मिला है। लोगों को ऐसा नामुमकिन लगता था, लेकिन जीवन मिला, यानी आप ऐसी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। 8.1 ब्रावो। सन 2007 में कीड़े जैसे कुछ छोटे जीवों को ऑर्बिट में भेजा गया जिनका नाम था टार्डिग्रेड। 10 दिन तक वैक्यूम में रहने के बावजूद ये छोटे छोटे अंतरिक्ष यात्री जिंदा और सही सलामत नजर आए। इन कीटों की सहन शक्ति वाकई कमाल की है, लेकिन नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस मक्के को नहीं लगता कि कोई चीज हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रह सकती है। हम ये सोच सकते हैं कि जीवन किसी ग्रह पर ना होकर अंतरिक्ष में तैरता रह सकता है। यकीनन वहाँ सूर्य से काफी ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी जीव को जिंदा रहने की बाकी चीजें कहाँ से मिलेंगे? उसे ताज़ा पोषक तत्व कैसे मिलेंगे? वो अपने मल को कहाँ ठिकाने लगाएगा? सांप जैसी इस डरावनी चीज को पहले कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया और इसके बारे में नासा आज तक कोई सरकारी बयान नहीं दे पाया है। लेकिन जहां तक स्टोरी मस्ग्रेव का सवाल है, अंतरिक्ष की ईल से हुई उनकी ये मुठभेड़
ये बताती है कि हम ब्रह्मांड के बारे में कितनी कम जानकारी रखते हैं। हम अंतरिक्ष में मौजूद चीजों के बारे में कितनी समझ रखते हैं। हम कुछ नहीं जानते और वो खुद अपना खुलासा करने वाला नहीं है। हम तो पृथ्वी से सबसे करीबी पड़ोसी पर मिलने वाली चीजों को भी नहीं समझते। हम तो अपने डर को छिपाने के लिए उन्हें नाम तक दे देते हैं। नासा के आखिरी मिशन के दौरान कुछ अजीब चीजें नजर आती हैं। इस बारे में कोई शक ही नहीं है कि हम अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पर इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई हमें धमका रहा था कि हमारे चंद्रमा से दूर रहो। और जब एक एस्ट्रोनॉमर एस्टेरॉयड को ढूंढ रहा था तो उसे कुछ अजीब मिल गया। ये चीज वाकई हैरतअंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था। ये एक अनजान इलाका है, सौरमंडल का एक दूर दराज हिस्सा। कोई चीज अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों पर नजर रखती लग रही है। एक बहुत पतली और आयताकार चीज वहां मंडराती और करीब करीब उड़ती भी लग रही थी। कहीं अंतरिक्ष यात्रियों पर तो नजर नहीं रख रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा। चांद की सतह के ऊपर आखिर ये क्या चीज उड़ रही थी? क्या ये एक चेतावनी थी? चांद से दूर रहो, ये तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। मैं गारंटी से कहता हूँ ये मेरे जीवन के सबसे गौरवशाली पलों में से एक है। 14 दिसंबर सन 1972 अपोलो 17 के अंतरिक्ष यात्री यूजीन सर्नेन और जैक श्मिट चांद की सतह पर विस्फोटक लगा रहे थे। अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर सेसिमोमीटर्स का एक नेटवर्क बिछा दिया और इन धमाकों से चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से से जुड़े सुराग मिलने वाले थे। ये विस्फोटक उस जियोलॉजिकल प्रयोग का एक हिस्सा थी जो चंद्रमा की ऊपरी पपड़ी के बारे में बताने वाला था। इससे पहले कि अंतरिक्ष यात्री वापस लौटे, सर्निन ने कुछ आखिरी तस्वीरें ली। कई साल बाद एक तस्वीर की तरफ एस्ट्रोनॉमर जिम स्कॉटी का ध्यान गया। जब मैंने इन तस्वीरों को देखा तो आसमान ज्यादातर काला ही था, लेकिन फिर तस्वीर के ऊपरी हिस्से में एक चमकदार धारी सी नजर आई। मैं सोचने लगा कि आसमान में नजर आने वाली ये कोई कुदरती चीज है या फिर इंसान की बनाई हुई कोई चीज। मगर चांद के सतह पर उड़ रही ये अजीब सी छोटी आयताकार चीज क्या थी? क्या ये कोई क्राफ्ट था? ये और क्या चीज हो सकती थी? हम जब चांद के सतह पर चल रहे थे तो कहीं कोई हम पर नजर तो नहीं रख रहा था। जब आप कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसे आप फौरन नहीं पहचान पाते तो या तो आप वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं या किसी नतीजे पर फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन मैं वैज्ञानिक नजरिया बेहतर समझता हूँ। मैंने उस तस्वीर को देखा जो हाई रेजोल्यूशन वाली थी। मैंने इस चीज का आकार देखा और मुझे एक आइडिया आया। ओके बॉब, मेरे पास अब जरूरत की तमाम चीजें हैं। स्कॉटी को लगा कि इसका समाधान जैक श्मिट के पास था। नासा ने उन्हें अपोलो 17 के क्रू के तौर पर जियोलॉजिस्ट की उनकी पृष्ठभूमि के कारण चुना था। देखता हूँ कि मैं इसका कोना तोड़कर कांटेक्ट बना पाता हूँ या नहीं। जैक श्मिट चंद्रमा पर चलने वाले पहले साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट थे। वो आज तक भी वहां पहुंचने वाले एकमात्र जियोलॉजिस्ट हैं। ये तो काफी सख्त लग रहा है। हमें वहां मौजूद अलग अलग खनिजों की विविधता के बारे में अभी काफी कुछ जानना है। वो विस्तार में जानना चाहते हैं बढ़िया खनिज कहाँ है। मैं इसे देख सकता हूँ। ये मिट्टी केसरिया रंग की है। अंतरिक्ष यात्रियों को यहाँ टाइटेनियम और कुछ अन्य खास खनिजों के लक्षण नजर आए। ये यहाँ अपना सर्वे जारी रखने को उत्सुक थे। इतना वक्त काफी नहीं है टोनी, हमें और वक्त चाहिए। वहाँ चाहे जो भी मिले तय समय पर उन्हें वहां से निकालना ही होगा। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, लिहाजा उन्हें अपनी स्पेस वॉक खत्म करनी थी। इससे पहले कि ये लोग मॉड्यूल की तरफ लौटे, सर्निन ने मिशन जियोलॉजिस्ट से एक अजीब सा सवाल पूछा। जीन सर्निन ने कहा कि अब मैं हथौड़ा फेंक दूं, इसका कोई काम तो नहीं? मैं हथौड़ा फेंक देता हूँ। जैक ने कहा क्या मैं हथौड़ा फेंकूं? मैं जियोलॉजिस्ट हूँ। हाँ, तुम जियोलॉजिस्ट हो तो तुम ही फेंकोगे। तैयार हो? फेंको। स्कॉटी को लगता है कि इस बातचीत के जरिए सर्निन की तस्वीरों में मौजूद गड़बड़ी के रहस्य को सुलझाया जा सकता है। ज्यादा संभावना यह है कि ये 3 तस्वीरें जीन सर्निन ने ली थी, जिनके पास ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म वाला एक कैमरा था। इस बात की काफी गुंजाइश है कि उन्होंने उड़ते हुए हथौड़े की कुछ तस्वीरें ले ली हों
सुलझ गया रहस्य। इसके साथ ही अंतरिक्ष के खोज की दौर का एक सुनहरा दौर खत्म होता है। इंसान फिर कभी चांद पर नहीं लौटा, लेकिन एक अध्याय बंद हुआ तो दूसरा सौर मंडल के सबसे दूर दराज हिस्सों के लिए खुल गया। काइपर बेल्ट सौर मंडल के रहस्यमय हिस्से का एक नया भाग है। इसके बारे में किसी को नहीं मालूम, लेकिन कोई चीज गायब है। पर कभी ये चीज वहां रही होगी। वहां जो होना चाहिए था उसका 90% से ज्यादा हिस्सा गायब हो गया है। तो काइपर बेल्ट खाली क्यों होती जा रही है? ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं समझते। ये एक संपूर्ण रहस्य है। हवाई, अगस्त सन 2001। जे केवेलार काइपर बेल्ट में खोजबीन कर रहे थे, जो अंतरिक्ष में सौर मंडल का एक बहुत ही विशाल और दूरदराज हिस्सा है। एक बहुत ही उन्नत टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके वो ग्रह के निर्माण के वक्त बचे मलबे को ढूंढ रहे थे। हम आर्कियोलॉजिस्ट जैसा काम कर रहे हैं। हम आसमान की खोज करते हुए इन चीजों को देख रहे हैं और हमारे प्लेनेटरी सिस्टम की विकास प्रक्रिया को नापने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक छोटी सी चीज का पीछा कर रहे हैं जिसका नाम है 2001 QW322। मैंने 2001 QW322 के कोऑर्डिनेट्स टेलीस्कोप कंट्रोल सिस्टम में एंटर की। टेलीस्कोप उसी तरफ मोड़ा, उसका मुंह आकाश के उसी हिस्से की तरफ हो गया और मैंने एक तस्वीर ले ली। लेकिन ये कोई आम निगरानी नहीं थी। ये चीज वाकई हैरतअंगेज थी। ये चीज आसमान में अपने बल पर नहीं हो सकती थी। इसके साथ कोई ना कोई जुड़ा था। ये चीज दरअसल एक जोड़ा था। 2 छोटे छोटे एस्टेरॉयड अपनी ही ग्रेविटी के आकर्षण से एक साथ मौजूद थे और ऐसा असंभव था। इन दोनों के बीच 1,28,000 किलोमीटर की दूरी थी। 10 पृथ्वी का व्यास इतना ही होगा। हमारे लिए इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी छोटी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं, जबकि उनके बीच इतनी ज्यादा दूरी है। लेकिन फिर भी ये साथ साथ हैं और इनके जैसी और भी चीजें हैं। बाहरी सौर मंडल में यही इस तरह आपस में जुड़ी एकमात्र चीजें नहीं हैं। आज हम जानते हैं कि इस तरह की बहुत सारी कक्षाएं सौर मंडल में हैं। इससे वैज्ञानिक एक चकरा देने वाले नतीजे पर पहुंचते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब काइपर बेल्ट में होने वाली 99% सामग्री गायब हो जाए। क्या प्राकृतिक तौर पर ऐसा हो सकता है? काइपर बेल्ट क्यों खाली होती है? इसके पीछे एक प्रमुख थ्योरी ये है कि गैस वाले विशाल ग्रह जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस जहां बने थे वो आज वहां नहीं हैं, वो कहीं और हैं। हमें ये लगता है कि शायद आसमान में कॉस्मिक बिलियर्ड्स का खेल चल रहा है और इस दौरान ग्रहों की कक्षाएं अपनी अपनी जगह लेती रही हैं। ये ग्रह सौर मंडल में काफी बड़े आकार के हैं, लिहाजा इनका काफी दबदबा भी रहा है। थ्योरी ये है कि इनकी ग्रेविटी वाले प्रभाव की वजह से ऐसी बहुत सी चीजें गायब हो गई हैं जो मूल रूप से काइपर बेल्ट में थी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर मार्क डी एंटोनियो की थ्योरी कुछ और है। उन्हें इसके पीछे एक अज्ञात घुसपैठिए की मौजूदगी नजर आती है, जिसने सोलर सिस्टम में से इस सामग्री को चुराया है। यहाँ आपके सामने काइपर बेल्ट का एक सिमुलेशन मौजूद है। जब हम इस चुंबक को लेकर इसके नीचे घुमाते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार खींचने वाली शक्तियां कणों को अपने रास्ते से दूर हटा देती हैं। हमारी काइपर बेल्ट में भी ग्रह और एस्ट्रॉइड्स इसी प्रकार खींचे जाते हैं। हम एक बात को लेकर अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में और ज्यादा ग्रह तो नहीं थे। अगर जुपिटर या अन्य ग्रहों के साथ इसकी ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन के कारण ये अपनी जगह से बाहर निकला था तो इसे हमारे सौर मंडल को भी छोड़ देना चाहिए था। इस तरह बाहर जाना चाहिए था और अपने साथ काइपर बेल्ट की तमाम चीजों को खींच लेना चाहिए था। काइपर बेल्ट सौर मंडल का एक नया रहस्यमय इलाका है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। ये सौर मंडल का एक दूर दराज हिस्सा है और नासा का एक मिशन ये जानने वहां जा रहा है कि आखिर वहां क्या है। इसे कहा जाता है न्यू होराइजन्स और हमारी मंजिल है प्लूटो।
हमारे मन में जो ऐसे तमाम सवाल हैं, इनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब न्यू होराइजन्स मिशन कामयाब होगा और उसके जरिए हमें कुछ एक सवालों के जवाब शायद मिल जाएंगे। लेकिन काइपर बेल्ट ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे पृथ्वी के नजदीक कोई चीज हमारे सूर्य को भी डरा रही है। सूर्य या किसी दूसरे सितारे तक जाना एक खतरनाक कोशिश होती है। इसके ज्यादा नजदीक जाने का मतलब है निश्चित मौत। वहाँ कोई नहीं बच सकता, वो बहुत गर्म है। तो उस तक पहुंचने वाला कोई बहुत अक्लमंद ही होगा। पृथ्वी से 16 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर नासा की अति उन्नत सोलर ऑब्जर्वेटरी सोहो सूर्य पर नजर गड़ाए रहती है। सोहो से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों को हमारे सूर्य से लगभग छूती हुई एक अजीब चीज नजर आई। हमें सूर्य के बहुत नजदीक इस बड़ी सी चीज की तस्वीर मिली। इससे तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। नासा हमेशा जवाबों की खोज में रहता है और इसीलिए हम उसके साथ सौर मंडल के बाहरी किनारों और उससे आगे तक पहुंच जाते हैं। रोवर दूर दराज मौजूद ग्रहों तक पहुंचते हैं और टेलीस्कोप सुदूर मौजूद तारों पर नजर डालकर हमारे अपने ग्रह के रहस्यों पर नई रोशनी डालते हैं, जिससे रोमांचक नई संभावनाओं की झलक मिलती है। अंतरिक्ष की सबसे बड़ी चुनौतियों के जवाब वहीं मौजूद हैं।